वेलकम टू वीसीआर क्लासेस। चलिए जानते हैं आज लेबनान में सत्ता की साझेदारी को लेकर चर्चा जो होती थी उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग जानते होंगे कि लेबनान में जो लोग रहा करता था वो एक कहानी के माध्यम से यहाँ पे थोड़ा समझाया गया था। तो लेबनान में जब सत्ता के समझौते की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के नेताओं ने सत्ता साझा करने के लिए एक कुछ बुनियादी नियमों को सहमति व्यक्त की। यानी कुछ बुनियादी नियम को उन्होंने बनाए और उस नियम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। तो यहाँ पे बोलता है कि पदों का बंटवारा होगी। पदों का क्या होगा? बंटवारा होगा। तो पद कैसे बंटवारे होंगे? तो पदों के जो बंटवारे होंगे यहाँ पे देखेंगे कि कोई पद किसी एक के हाथ में नहीं होगा, ये अलग अलग होंगे। ये बात तो आप लोगों को मालूम होगा कि वहाँ पे एक बेरूत शहर में एक खलील नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। एक थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पे थोड़ा बात को। तो देखेंगे यहाँ पे एक थोड़ा सा कहानी को समझते हुए जानेंगे कि बेरूत नाम का एक शहर यानी बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उनके माँ अलग यानी माँ बाप जो थे अलग अलग समुदाय के लोग थे। उसके पिता जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई है ना, और माँ जो थे वो सुन्नी मुसलमान। बोले कि आधुनिक शहर के लिए एक यह कोई अनूठी बात नहीं है, ये नॉर्मली बात तो चलते रहता है। लेकिन लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग भी रहते थे, है ना। तो वही कहते हैं कि राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे, यानी बेरूत में भी रह जाते थे। कहीं कहीं ऐसा है ना कि अलग अलग जगह पे भी रहते थे, बेरूत में भी रहते थे, है ना। तो वे साथ रहते थे लेकिन और मिलजुल भी अच्छा सा रहता था। लेकिन क्या होता है जब लड़ाई भी होता था तो उसमें यानी गृह युद्ध का जब माहौल होता था तो गृह युद्ध में ये लड़ाई भी एक साथ मिलकर ही करते थे। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग इस प्रकार से समझौते के अनुसार से यदि बात करें तो पदों का जब बंटवारा हुआ था, पदों का बंटवारा कैसा हुआ था? तो यहाँ पे समझौता हुआ था और समझौते के अनुसार से हुआ था कि राष्ट्रपति का जो पद होगा वो मेरोनाइट जो पंथ है, मेरोनाइट पंथ के कैथोलिक जो है उन लोगों को राष्ट्रपति का पद दिया जाएगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री का जो पद होगा, प्रधानमंत्री का पद सुन्नी मुसलमान को दिया जाएगा। और संसद के अध्यक्ष के रूप में यदि देखें तो किसको सुनाएगा? तो शिया मुस्लिम, है ना। तो इन सभी चीज़ों को बंटवारे के रूप में इस प्रकार से निर्धारित किया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि उप प्रधानमंत्री का पद कैसा होगा। तो उप प्रधानमंत्री का पद को देखें तो बोला गया कि उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई के लिए तय किया गया। उप प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो ऑर्थोडॉक्स ईसाई बनेंगे, ठीक है ना। तो समझौते के शर्त क्या थे? तो समझौते के शर्त बोला कि ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेगा। यानी कि यदि बात करें तो समझौते यदि हुए हैं तो समझौते किस आधार पर हुआ था कि ये किसी भी हालत में कहीं भी किसी अन्य प्रकार के जो लोग हैं यानी कि फ्रांस हैं चाहे और भी अलग अलग जगह की बात करें तो वो लोगों से ये क्या कर सकते हैं? मदद नहीं मांग सकते हैं, किसी प्रकार का संरक्षण नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और मुस्लिम जो पड़ोसी देश थे यानी जैसे सीरिया के हैं तो सीरिया से ये अपना एकीकरण की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग कह रहे थे क्या कि हम ये अपना ये जो लेबनान है, लेबनान को छोड़कर अपने अलग अलग जगह पे चले जाएंगे। यानी कि इन लोगों को मिल रहा था कुछ, यदि बात करें फ्रांस से, यदि बात करें ईसाइयों को फ्रांस से मदद मिल रहा था और वहीं यदि बात करें तो सीरिया से मुस्लिम लोगों को मदद मिल रहा था। तो इस प्रकार से देखा गया एकीकरण की बात जो हो रही थी, इन सभी को एकीकरण को रोकने के लिए इन्होंने एक समझौता किया। और समझौते के शर्त यही था कि समझौते में हम लोग सत्ता का बंटवारा इस हिसाब से इसीलिए तब करेंगे जब ये सारे बात मानने के लिए सब कोई रेडी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसी को लेकर थोड़ा सा बातें आगे बढ़ेंगे। तो खलील ये तो जानते होंगे, खलील के जो समझ से उलझन में एक बात हो रही है कि खलील चाहते हैं कि ये जो सत्ता का जो बंटवारा हुआ, सत्ता का बंटवारा कुछ इस प्रकार से नहीं, कैसे कहने का मतलब एक समुदाय को दे दिया है सत्ता, है ना। सत्ता कोई एक समुदाय को दे दिया, यानी कि खलील इस जैसे मौजूदा व्यवस्था को अनुचित मानता है। यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति वही बनेगा, यानी कि उपराष्ट्रपति दूसरा बनेगा या फिर प्रधानमंत्री दूसरा बनेगा। तो इस प्रकार से जो बात हो गई कि वही समुदाय के लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं, दूसरे समुदाय के लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था गलत है, अनुचित लग रहा था, क्योंकि यह उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सीमित कर दे रहा है। यानी कि ये पॉलिटिकली देखा जाए तो महत्वाकांक्षा जो होती है, यानी कि जो वैल्यू होती है या फिर समझ जो होती है वो क्या करती है? सीमित कर देती है, रोक देती है। क्योंकि राष्ट्रपति जब दूसरा बन ही नहीं सकता है तो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनके जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? सीमित हो जाता है ना। तो आगे वही कहता है कि और उसे किसी विशेष
धर्म से जोड़कर पहचानी जाएगी। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि यदि मान लेते हैं प्रधानमंत्री का पद जो सुन्नी मुसलमान जो बनेंगे तो उसे उस धर्म को लेकर समझा जाएगा कि प्रधानमंत्री का पद उनका है, तो प्रधानमंत्री वही काम करेंगे, वही समुदाय के लोग काम करेंगे, है ना। तो ऐसे एक समुदाय को लेकर समझा जाएगा, यानी कि एक अलग समाज बनने का निर्माण कर लेगा। तो वही कहते हैं कि खलील की जो समझ है, यानी कि सुझाव जो है वो सुझाव चाहते हैं कि खलील का मानना है कि अन्य सामान्य लोकतांत्रिक देशों की तरह चुनाव होना चाहिए, जहां जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वही राष्ट्रपति बने। यानी कि ये किसका कहना है, तो खलील का कहना है कि यदि किसी को लोकतंत्र व्यवस्था में सुव्यवस्थित ढंग से चलाना है तो हम कहेंगे कि सभी लोगों को जो व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो राजनीतिक लोकतंत्र में जिनको वोटिंग करवाया जाए और वोटिंग में जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले वही यहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे, है ना। इनके अनुसार से ऐसा था। लेकिन वहाँ के जो बुजुर्ग थे, वहाँ के बुजुर्ग इस बात को नकार रहे थे। वहाँ के बुजुर्ग क्या कहते हैं, बुजुर्ग का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति का सबसे अच्छी गारंटी देती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो लड़ाइयाँ हो रहा था, यानी कहने का मतलब जब सत्ता के बंटवारे नहीं हुए थे तो लड़ाइयाँ बहुत बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पे हो रहा था। तो अभी देख रहा है कि सत्ता का बंटवारा करने के बाद लड़ाइयाँ थोड़ी घटी है, लड़ाइयाँ कम हुई है। तो ये नहीं चाहते हैं कि फिर से वैसे ही पहले जैसा लड़ाई हो रहा था वैसे ही फिर से दोबारा लड़ाई होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए कहता है कि पहले की, यानी कि अभी की जो मौजूदा व्यवस्था है, यही मौजूदा व्यवस्था ही हमारे लिए अच्छी है, यानी कि अभी हम नहीं चाहते हैं कि वोटिंग करा के फिर से लड़ाई झगड़े करवाएं। आगे हम लोग का आता है लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या होता है। तो बोला है कि लोकतंत्र में जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होता है। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, और लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का, जिसे बोलते हैं ना कि शक्तियों का स्रोत होता है। आगे बोला गया है और लोग स्वयं शासन के संस्थाओं के माध्यम से शासन चलाते हैं। तो इसी प्रकार से सत्ता की साझेदारी का महत्व को समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों होता है और इसका क्या वैल्यू है, क्यों कराए जाते हैं। तो बोला कि अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों का उचित सम्मान मिलता है, यानी कि सभी लोगों को एक इक्वल वैल्यू मिलता है। सत्ता के क्षैतिज वितरण क्या है, ये तो जानते होंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जिसे यदि कहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, बोला कि इनमें से शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो होते हैं, ये तीनों के तीनों एक स्तर पर ही वितरण होते हैं। आप जानते होंगे कि सत्ता का वितरण जो होता है हमारे भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में देखा जाए, अन्य प्रकार के देशों को भी देखा जाए तो सत्ता का वितरण जो होता है वो 3 स्तर में होता है। यहाँ पे यदि बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों के तीनों यदि क्षैतिज को देखा जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं, यानी तीनों के तीनों पावर जो होते हैं, तीनों के तीनों अधिकार जो होते हैं एक ही स्तर पर रहकर कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कैसी थी, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। तो बोला है कि क्षैतिज वितरण के में ऐसे कोई भी अंग अपनी शक्ति का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी इस प्रकार से यदि वितरण हुआ है, नियंत्रण एवं संतुलन की बात करें तो यदि क्षैतिज वितरण हुआ है तो कोई भी, चाहे वो किसी भी प्रकार का नेता क्यों ना हो, चाहे कोई भी प्रकार के कोई भी लोग क्यों ना हो, वो अपनी सत्ता का यदि दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सभी को समान अधिकार दिया गया है। और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो इसमें सरकार के अभिन्न स्तरों, जैसे पूरे देश के लिए केंद्र सरकार और प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती है के बीच में बंटवारे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से केंद्र सरकार किसे कहते हैं और प्रांतीय सरकार किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। केंद्र सरकार का मतलब होता है वह सरकार जो पूरे देश पर अपना आधिपत्य संभालते हैं, फिर किसी भी पूरे देश पर अपना नियंत्रण करते हैं, तो उसे हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं, है ना। तो वही बोले कि पूरे देश के लिए बनने वाले सामान्य सरकार के अक्सर संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। चलें आगे बढ़ेंगे। प्रांतीय सरकार किसे कहते हैं, तो बोला है कि प्रांत या फिर क्षेत्रों की क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जिसे भारत में इन्हें राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। भारत में इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत में इन्हें राज्य सरकार के नाम से जानते हैं, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला
आगे हम लोग का टॉपिक है सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में। अगर हम चर्चा करें तो कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ बताएगा केंद्र सरकार ये ऐसे होते हैं और इसके नीचे होता है राज्य सरकार, है ना। इसके होते हैं नीचे राज्य सरकार, और राज्य सरकार के नीचे भी होता है एक स्थानीय सरकार, जिसे हम लोग क्षेत्रीय सरकार के रूप में जानते हैं। यहाँ पे नगर पालिका और पंचायत भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे कैसे होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के समूह के लोग रहा करते हैं, वैसे ही अलग अलग देशों में भी अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे बोले कि भाषाई और धार्मिक जैसे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है, जिन्हें सामुदायिक सरकार कहते हैं। सत्ता के बंटवारे के लिए हम लोग अलग अलग समुदाय को चुना जाता है, उसे हम लोग सामुदायिक सरकार कहते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कर चुके हैं। यदि आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को जरूर देख लें, ताकि पूरी कहानी विस्तार से समझ में आए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक और बोला है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि जो कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन की हिस्सेदारी देने के लिए भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था की गई है। और ऐसे ही देखा जाए तो अन्य देशों में भी आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे देखेंगे कि जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं या फिर अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था आने की उन्हें स्वायत्ता की जरूरत होती है। तो उनको कहने का मतलब है कि उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, आरक्षण दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से बोला है कि अल्पसंख्यकों की भागीदारी की बात करें तो अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है, इससे पहले समझ लेते हैं। यानी किसी भी देश में रहने वाले जो लोग होते हैं वो मान लेते हैं कि 100% सारे लोग हैं। ठीक है, 100% में हम मान लेते हैं इसे 4 समूहों में बांट दिया गया। एक का जो है, एक मान लेते हैं 70% है, एक मान लेते हैं कि 20% है, एक मान लेते हैं कि ये 5% है, और एक मान लेते हैं और 5% है। तो यहाँ पे ये हमारा बहुसंख्यक कहलाएगा, बाकी ये तीनों के तीनों अल्पसंख्यक कहलाएगा। लेकिन हमारे अल्पसंख्यक के रूप में इसे हम लोग पहले देखेंगे, फिर इसे, है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए, और यदि इसके अनुसार से देखा जाए तो इसके अनुसार से अल्पसंख्यक ये कहलाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के बात करें तो अल्पसंख्यक की बात होती है जिसे हम लोग कहते हैं कि वह वैसे लोग जिनकी संख्या दूसरे समुदाय के तुलना में कम होती है, उसे हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, आगे बोला है कि इस व्यवस्था को ऐसे उद्देश्य, ये वाला थोड़ा सा गलती है, इसको सुधार लीजिएगा। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदाय खुद को शासन अलग ना समझे, यानी कि खुद को अपने आप से शासन से क्या समझे, अलग ना समझे। उन्हें सत्ता का उचित साझेदारी मिले, यानी कि सत्ता का क्या मिले, उसे भी हकदार मिले, साझेदारी भी उसे भी देखा जाए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे की कहानी थोड़ा सा समझेंगे। बोला है कि दबाव समूहों की भूमिका क्या होती है। तो राजनीतिक दल, व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित हित समूहों सरकार के विभिन्न सामुदायिक यानी कि समितियां में सक्रिय भागीदारी और नीतिगत दबाव के माध्यम से सत्ता का साझा करते हैं। यानी किसी भी प्रकार का यदि राजनीतिक मुद्दा होता है, राजनीतिक परिवर्तन होता है, तो उनके लिए राजनीतिक दल भी होते हैं, और व्यापारी भी होते हैं, उद्योगपति भी होते हैं, किसान भी होते हैं, और औद्योगिक मजदूर भी होते हैं, और उस पर दबाव डालकर किसी भी प्रकार के समस्याओं का समाधान करते हैं। सत्ता की प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब था लड़ाई। ये आप लोग भी जानते होंगे, सत्ता को पाने के लिए सभी प्रकार के नेता अपने अपने प्रकार से बयान देते हैं, अपने अपने प्रकार से भाषण देते हैं। तो सत्ता के प्रतिस्पर्धा उसे ही कहते हैं। ठीक है ना। लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के और एक समूह के हाथ में न रहे। यानी जब तक ये प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक पता है ना, किसी एक के ही हाथ में सत्ता सिमट जाएगी। यानी कि प्रतिस्पर्धा होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है, और ये उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और मज़ेदार टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।